हेलो एवरीवन। गाइस जो लाइव ज्वाइन कर चुका है एक बार कंफर्म करके बताइए कि आप सभी को वॉइस ऑडिबल है या नहीं। हेलो एवरीवन, हेलो। एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट सेक्शन में कि वॉइस ऑडिबल है या नहीं। हाँ जी, हाँ जी, सब बढ़िया सर, सब बढ़िया। गाइस एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए वॉइस ऑडिबल है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हम गेस्ट को बहुत जल्दी बुला रहे हैं और आज के जो डिस्कशन होनी है बेसिकली वो डेट फंड से रिलेटेड है। और आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप जरूर पूछना अपनी डेट फंड से रिलेटेड, क्योंकि जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं वो डेट फंड, डेट म्यूचुअल फंड के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, तो उनसे सारी क्वेरीज अपनी पूछना और आज का सेशन एंड तक जरूर देखना। और अब हम इनवाइट कर रहे हैं अपने गेस्ट को। हेलो सर, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया सर, आपकी ट्रेनिंग अटेंड करते करते आज आपके साथ बैठने का, लाइव करने का मौका मिला, आज बहुत खुश हूं मैं। अरे थैंक यू सो मच। गाइस सब आप सभी को पहले मैं सर के बारे में बताना चाहता हूं। सर का नाम है कीर्तन ए शाह और सर डेट म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और सर को फाउंडर है फाइनेंशियल प्लानिंग एकेडमी के। और एक टाइम था मैं बहुत बार ट्रेनिंग सर की ऑफलाइन अटेंड करता था, बट कोरोना की वजह से ऑनलाइन ट्रेनिंग होती थी, मैं ऑनलाइन भी अटेंड करता था। और लिटरली गाइस सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो आज का सेशन सर का पूरा एंड तक अटेंड करना, क्योंकि मैं तो फैन हूं ही सर का, आप भी ये अटेंड करने के बाद फैन बन जाओगे। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंशियल अड्डा चैनल पे। थैंक यू सो मच यार, इतना प्रेशर मत डालो, इतनी एक्सपेक्टेशन मत रेज कर दो। नहीं नहीं सर, जो जो मैंने देखो सर आपसे सीखा है, आज मैं चाहता हूं कि हर कोई आपसे सीखे। पक्का, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर सबसे पहले तो देखो, सेशन स्टार्ट करने से सेशन में तो हमने यही चीज जाननी है कि डेट फंड्स क्या होते हैं, बट पहले हम जानना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में, क्योंकि मुझे और सारे हमारे जो फॉलोअर्स हैं सबको अच्छा लगता है कि जो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में तो आगे लेवल पे हैं, वो अपनी जर्नी बताए कि सर आपने कैसे इस मतलब यहाँ पे एंट्री करी और कैसे आप आज इतने मतलब इस मुकाम पे हो। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में जरूर बताएं सर। सी एक्चुअली आई एम नॉट श्योर कितना टाइम इस पे देना चाहिए, बट डेफिनेटली थोड़ा सा तो बताना चाहूंगा कि मैं ट्वेल्थ में मैंने साइंस लिया था। बहुत बुरी तरीके से ट्वेल्थ के रिजल्ट्स में मुझे इनफैक्ट ग्रेस मार्क से पास किया गया था। उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में फेल हो गया था। ओ। तो ये एक्चुअल मेरा बैकग्राउंड है। बट थैंकफुली किसी ने मुझे जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था बीएससी मैथ्स में इंजीनियरिंग से बाहर निकलने के बाद, तो ओके। किसी ने मुझे प्रोग्राम सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सीएफपी में इंट्रोड्यूस कराया। और क्योंकि मैं एक गुजराती बिजनेस फैमिली से हूँ, स्टॉक मार्केट से तुरंत रिलेट हो गया। और प्रोग्राम ने एक्चुअली मुझे बहुत बहुत हेल्प किया अंडरस्टैंड करने में कि ये फाइनेंशियल वर्ल्ड चलता कैसे है। यस और यस। फिर से आई थिंक देयर वाज नो लुकिंग बैक। वहां से फिर मैंने ग्रिप पकड़ ली, मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा। ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे दूसरे सर्टिफिकेशन साथ में किए, पर आई थिंक यस वो यस। पहला सर्टिफिकेशन था जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया। और आज आई एम हैप्पी कि मुझे आप जैसे लोगों के साथ ट्रेनिंग करने का, बैठने का और बात करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। तो सर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि ये डेट म्यूचुअल फंड्स है क्या, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड फिर लोगों को समझ आ चुका है, बट जो डेट म्यूचुअल फंड है वो मतलब समझ नहीं आता। वो कहते हैं ये डेट फंड करते क्या है, तो ये इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। लुक, होता क्या है, डेट इन्वेस्टिंग और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो ओके। फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टिंग तो हर कोई, मुझे लग रहा है आज कॉल पे जितने लोग हैं वो सब जानते हैं फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है। आप पैसा लगाते हो 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है आपको, हर साल वो इंटरेस्ट मिलते रहते हैं और मेच्योरिटी पे आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक है। राइट। और होता ये है कि आप जब फिक्स डिपॉजिट जैसी इन्वेस्टमेंट्स करते हो, ये थोड़ी सी टैक्स इनएफिशिएंट होती है। राइट। अब मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं जिनको ऐसा लगता है कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालो तो क्या रिस्क है,
पर फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालने में भी बहुत ज्यादा रिस्क है। सबसे पहला रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। मान लीजिए आपने या 5 साल तक पैसे लगा दिए फिक्स डिपॉजिट में और आपको चौथे साल पे पैसा वापस चाहिए, राइट? तो आप जी जब बैंक में जाओगे और पैसा वापस लेने की कोशिश करोगे तो बैंक आपको एक पेनल्टी चार्ज करेगा, 0.5%, 1% आपके राइट इंटरेस्ट रेट। राइट तो उसे आप लिक्विडिटी रिस्क कहते हो। दूसरा ओके रिस्क है, मान लीजिए आज आपने फिक्स डिपॉजिट पे पैसे लगा दिए 5% पे, कल उठ के ओके फिक्स डिपॉजिट रेट मार्केट में बढ़ गया, सॉरी इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ा, वो ही फिक्स डिपॉजिट 5.5%, 6%, 6.5%, 7% में भी मिलेगा। पर क्योंकि आपने 5% पे उस फिक्स यस डिपॉजिट यस को लेके रखा है, आपको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी एक रिस्क है। हम्म टैक्सेशन का भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो ओके अल्टीमेटली अगर मान लीजिए आपको आज 5% रिटर्न मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट में और आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हो, तो 30% भरने के बाद आपको हाथ में 3.5% मिलता है। अभी ओके 3.5 में कहां से इन्फ्लेशन आप बीट कर पाओगे? राइट तो राइट ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मेरे हिसाब से फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करने की, जो लोगों को नहीं समझती है। लोगों को ये लगता है कि फिक्स डिपॉजिट में फिक्स रिटर्न मिल रहा है और पैसा नहीं डूबने वाला है तो कोई रिस्क नहीं है। राइट इन सबको काउंटर करता है डेट म्यूचुअल फंड। ओके तो डेट म्यूचुअल फंड क्या करता है? डेट म्यूचुअल फंड आपको कहता है कि आपको फिक्स इनकम इन्वेस्टिंग करनी है, आप एक काम कीजिए, आप पैसा मुझे दे दीजिए, ओके मैं आपके बिहाफ पर फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा लगाऊंगा। ओके कहाँ? तो वो या तो आरबीआई को पैसा दे सकते हैं, या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे सकते हैं, या ओके कंपनी को पैसा दे सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग एंटिटीज को पैसा दे सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 5 लाख रुपए आप एक फिक्स डिपॉजिट में डालोगे, उससे अच्छा जब आप म्यूचुअल फंड में डालोगे तो 40, 50, यस 60 अलग अलग फिक्स डिपॉजिट्स में बढ़ जाएगा। पॉइंट यस नंबर यस 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें लिक्विडिटी है। आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो, आपको 2 दिन में, 3 दिन में आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। राइट पॉइंट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंटली, ये बहुत ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। इसका मतलब इससे आपको इंडेक्सेशन एडवांटेज मिलता है। तो मान लीजिए अगर आप 3 साल से ज्यादा के समय के लिए पैसा निवेश करके रखते हैं ओके तो आपको इंडेक्सेशन के बाद 20% का टैक्स भरना पड़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन ये होता क्या ओके है। मान लीजिए आपने 100 रुपया निवेश किया, आपको 3 साल बाद मान लीजिए 8% का रिटर्न मिला, ओके राइट? फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आप पूरे 8% पे 30% टैक्स भर दोगे। राइट राइट यहाँ क्या होगा कि आप देखोगे कि पिछले 3 साल में मेरा खर्चा इन्फ्लेशन कितने से बढ़ गया। ओके आप मेरा इन्फ्लेशन मान लीजिए 5% से बढ़ गया। तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है कि आपको 8% डेट म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया, 5% आपका खर्चा बढ़ा, तो ओके आपको टैक्स 3% पे लगेगा। ओहो और वो काफी टैक्स 3% पे सेविंग हो भी गई आप, हाँ, 3% पे भी आप 20% टैक्स भरोगे, जो है 0.6। इसका मतलब अगर 8% रिटर्न छूटता है आपका और तो आपको टैक्स भरना है 0.6, तो आपको हाथ में आता है 7.2। 7 जबकि फिक्स डिपॉजिट में मान लीजिए आपको 8 ही मिलता है, ओके फिर भी आपको 2.4% टैक्स भरना पड़ेगा, जबकि यहां पर 0.6% टैक्स भरना पड़ता है। तो इस वजह से बेसिक, ठीक है बहुत ही बेसिक, इस वजह से डेट म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका है फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करने का वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड फिक्स डिपॉजिट जैसे। ओके सर ओके ओके आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अभी सर जैसे आपने बताया ये जो डेट फंड्स होते हैं ये गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और साथ साथ में ये कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं डेट फंड्स। तो डेट फंड प्राइमरीली मान लीजिए 4 एंटिटीज में पैसा लगा सकते हैं। ओके सबसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे सकते हैं, ओके कॉर्पोरेट को पैसा दे सकते हैं और बैंक्स को पैसा दे सकते हैं। ओके ये 4 मेजर एंटिटीज है जिसको 99% पैसा दिया जाता है म्यूचुअल फंड में। तो आप कभी पैसा लगाएंगे, ऑफ कोर्स बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है, आपको कितना रिस्क लेना है, कितना रिटर्न चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर प्राइमरीली इन 4 एंटिटीज को पैसा दिया जाता है जब आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। ठीक है सर ठीक है। तो सर थोड़ा सा हमें ये बताओ कि डेट फंड्स ना बहुत सारी कैटेगरीज है। डेट फंड में कोई कॉर्पोरेट डेट फंड है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी डेट फंड है, लिक्विड फंड्स है, ओवरनाइट फंड्स है। तो सर मैं चाहता हूं कि आप मेन कैटेगरीज बताइए जो मतलब एक आम इन्वेस्टर, जो एक आम पब्लिक है
उसको समझ आ पाए कि हाँ ये डेट फंड हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू एफडी में इन्वेस्ट करने से अच्छा हम कुछ इस वाली कैटेगरी में करें तो बेटर है। तो कुछ कैटेगरी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। देखिए जसकृत 16 अलग अलग कैटेगरीज है डेट म्यूचुअल फंड की। ठीक है, सबसे पहले समझना ये है कि ये 16 एक दूसरे से अलग कैसे है। ओके। ओके, अभी ये 16 कैटेगरीज में 2 या 3 पैरामीटर के बेसिस पे हर कैटेगरी एक दूसरे से अलग है। ओके। सबसे पहला पैरामीटर है कि ये कौन से क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं। राइट। मतलब तो सेबी ने क्या किया है ना कि लोगों के लिए आसान करने के लिए सेबी ने कुछ रेटिंग्स दे रखी है। जैसे अगर किसी भी बॉन्ड की रेटिंग ट्रिपल ए है, इसका मतलब इसमें सबसे कम रिस्क है। ठीक है। अगर डबल ए है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है, अगर ए है तो उसमें और थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है। तो वैसे कैटेगरीज बनाती है ए बी सी डी, राइट। तो जितना ए है उतना अच्छा है, बी सी डी उतना थोड़ा सा खराब है। तो एक कैटेगरी के फंड है, एक कैटेगरी के फंड है जिसमें सेबी ये बताता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। ये एक कैटेगरी ऑफ फंड्स है, उस पर थोड़ी सी देर में ज्यादा बातें करेंगे। दूसरा कैटेगरी का फंड है जिसमें सेबी ये बताता है कि आप जब पैसा दोगे तो वो डेट फंड आगे कितने समय के लिए पैसा उधार देगा। ओके। अब बाकी दोनों की सारी चीजें जाने देते, ये दो पे फोकस करते वरना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा लोगों के हाँ लिए। ठीक है सर, ठीक है। राइट, तो दो चीज है, या तो आप जब पैसा लगाते हो तो वो फंड आगे कितना रिस्क ले सकता है, ट्रिपल ए में लगाएगा, बी में लगाएगा, सी में लगाएगा या डी में लगाएगा, ये एक कैटेगरी है। और एक कैटेगरी है कितने समय के लिए पैसा लगा सकता है। अब मैं 3-4 फंड्स के बारे में बताऊंगा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको डेफिनेटली इनके बारे में पता होना चाहिए और इससे आपको एडवांटेज मिल सकता है। सबसे पहला है लिक्विड फंड। राइट, लिक्विड फंड क्या है? आप अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हो अपना, उसके सामने आप लिक्विड फंड में पैसा रख सकते हो। आपको आधा 1% लिक्विड फंड में डेट फंड सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न ज्यादा मिलने मिल की जाएगा। संभावना है। राइट, ठीक तो है। ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं मनी मार्केट फंड्स। ओके। तो मनी मार्केट फंड्स एक ऐसे फंड है कि अगर आपको 1 साल तक पैसा निवेश करना है फिक्स डिपॉजिट में, ओके। रिटर्न, राइट। तीसरी कैटेगरी है जिसे आप कहते हो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स या Okay. कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। ओके सर। तो अगर आप 3 साल तक की फिक्स डिपॉजिट करनी है, 3 साल तक की, तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स या शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स में पैसा लगा सकते हो। ठीक और है। चौथी कैटेगरी, अगर आपको लंबे समय का पैसा निवेश करना है डेट में, तो एक कैटेगरी है जिसे आप कहते हो गिल्ट फंड्स। ओके। तो आप गिल्ट फंड्स में पैसा लगा सकते हो अगर आपको 5 साल से ज्यादा के लिए निवेश करना है। तो ये ठीक है। 4 कैटेगरी अगर मोटा मोटा लोगों को पता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिक्स डिपॉजिट में जिस एंगल से इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो उससे बेहतर आपको रिस्क रिटर्न एडवांटेज डेट म्यूचुअल फंड में मिलेगा। डेट म्यूचुअल फंड में मतलब। देखिए ठीक 16 है। कैटेगरीज है, हर किसी के बारे में बात करूंगा तो बहुत लंबा समय हाँ लग हाँ, वो जाएगा। बहुत लंबा हो पर जाएगा। ये 4 मेजर कैटेगरीज है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स डेफिनेटली एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। सो गाइस, ये सर ने जो 4 कैटेगरीज बताई है, पहली कैटेगरी में दोबारा से रिपीट कर देता हूं, लिक्विड फंड फॉर 1 ईयर के टाइम हॉरिजॉन में अगर आप एफडी कर रहे हो या सेविंग्स में रख रहे हो तो आप लिक्विड फंड्स की तरफ जाइए। अगर आप 3 साल के नजरिया रख रहे हो या 1 साल का नजरिया रख रहे हो तो आप मनी मार्केट फंड्स में जाइए। और अगर आप 3 साल से ज्यादा नजरिया रख रहे हो तो आप कॉर्पोरेट फंड्स में जा सकते हो, जो कॉर्पोरेट डेट फंड्स आते हैं। और सर ने बताया कि अगर आप 5 साल से ऊपर निवेश करना चाहते हो एफडीज वगैरह में, तब आप जा सकते हो गिल्ड फंड में। तो ये सर ने जो 4 कैटेगरीज बेसिकली बताई है, इसको जरूर अपने नोट डाउन कर लीजिए पेपर में। ठीक है सर, आपने बहुत सही सर बताया। एक चीज सर मैं पूछना चाहता हूं, हम ये कैसे पता करें कि डेट म्यूचुअल फंड में, जैसे आपने कैटेगरीज बताई 16 कैटेगरीज है, तो अभी हमने जैसे 4 कैटेगरीज की ही बात करी, अभी हमें ये Correct. कैसे पता चलेगा कौन सी कैटेगरी में कितना रिस्क है? ओके, तो ये आप जब भी फंड देखेंगे ना, कोई भी सेबी के नए रूल के हिसाब से एक रिस्कोमीटर करके कुछ वहां पर लिखा होगा। राइट। राइट, जैसे नाम बता रहा है रिस्कोमीटर,
उससे आपको पता चलेगा कि इस फंड में रिस्क कितना है। तो आप जैसे ही वो रिस्कोमीटर को देख लेंगे उस फंड का, आपको पता चल जाएगा कि इस फंड में ज्यादा रिस्क है या इस फंड में कम रिस्क है। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा और व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप जिस फंड में निवेश करने की कोशिश कर रहे हो वो आपको बता रहे कि इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, मान लीजिए मीडियम रिस्क है, ठीक राइट। है। अब समझने की बात यह है कि ये मीडियम रिस्क काफी तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर जो एक प्रोफेशनल है जो ये पैसा मैनेज कर रहा है उसको पता है कि क्या करना चाहिए। तो राइट। मान लीजिए अगर आपने पैसा एक डेट म्यूचुअल फंड में डाला है और वो डेट म्यूचुअल फंड ने आगे 80 अलग अलग फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा डाला हुआ है, मान लीजिए एक दो या तीन फिक्स डिपॉजिट्स पैसा वापस भी नहीं करते, तो उसका इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे उतना ज्यादा नहीं होता है जितना ज्यादा अच्छा। एक कॉर्पोरेट की एफडी में पैसा लगा दिया और वो कॉर्पोरेट ने आपको पैसा वापस नहीं दिया। जैसे बहुत सारे अलग अलग केस है, पर उस तरीके से या ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे ये रिस्क मैनेज या मिटिगेट किया जा सकता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड। ठीक है सर, बहुत आपने ये बिल्कुल बहुत सही बताया कि डेट फंड में डालने से थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है यहाँ पे हमें। ठीक है सर। तो सर एक बात आती है कि जैसे हमने ये बात कर ली है रिस्क की, अब बात आती है कि हर कंट्री पे अपना एक रिस्क होता है। जैसे हर कंट्री का एक क्रेडिट रिस्क है, ठीक है, और अलग अलग तरह की रिस्क है, तो उससे कुछ इंपैक्ट पड़ता है डेट फंड्स में अगर कंट्री में कुछ ऐसा रिस्क आता है तो? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब आप एक सिंपल सी चीज मान लीजिए, मुझे ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ऑडियंस में से कितने लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, पर आप ये एक चीज समझिए कि अगर किसी भी एक कंट्री का रिस्क बढ़ जाता है, मान लीजिए बहुत सारी बातें चल रही है अभी फिलहाल के यूएस में प्रोबेबली 18 अक्टूबर से डेट की सीलिंग फ्रीज हो जाएगी। यूएस 18 अक्टूबर के बाद ज्यादा पैसा मार्केट से उठा नहीं पाएगा। ये सब बहुत सारी बातें चल रही है। अब इससे होता क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कंट्री में रिस्क है, ओके। तो कोई भी जब पैसा निवेश करने की कोशिश करता है उस कंट्री में, उसको ज्यादा रिटर्न चाहिए क्योंकि रिस्क बढ़ गया। यस। आप कभी भी पैसा निवेश करने की कोशिश करोगे, जहां ज्यादा रिस्क है वहां ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रखोगे। बिल्कुल तो सही अगर सर। कंट्री में रिस्क बढ़ जाता है तो लोगों को उस कंट्री से जब पैसा निवेश करेंगे तो उनको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, राइट। राइट राइट। तो एक सिंपल चीज जो डेट में समझने की जरूरत है कि आपकी कंट्री में या आपकी कंपनी में कभी भी जब रिस्क बढ़ जाता है निवेश Okay. करने के लिए, तब इन्वेस्टर्स आपसे ज्यादा रिटर्न मांगेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट मांगेंगे। वो इंपैक्ट डेफिनेटली आता है। तो मान लीजिए अगर कल उठ के इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को कमजोर कर दिया गया क्योंकि इंडिया में रिस्क बढ़ गया है, तो Okay. अगर कोई पैसा इंडिया में निवेश करेगा तो उसे रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो कूपन की या इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। ये Okay. एक बहुत बेसिक इंपैक्ट डेफिनेटली आता है जब भी कंट्री रिस्क बढ़ जाता है। ओके सर, ओके। सर मैं यहाँ पर जैसे हमने Q&A सेशन वैसे एंड में रखा है, बट अगर कोई क्वेश्चन आ रहे तो मैं पिक कर सकता हूँ? प्लीज 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 सर। सर यहाँ पर हमारे, हाँ हाँ सर, या यहाँ पर हमारे सर एक फॉलोअर है अर्शदीप जी, इनका क्वेश्चन है आउटलुक नाउ ऑन डेट फंड, कैन इन्वेस्ट एज यील्ड में इंक्रीज नाउ ड्यू टू इंटरेस्ट रेट हाइक इन फ्यूचर, कैन इन्वेस्ट एज यील्ड में इंक्रीज नाउ ड्यू टू इंटरेस्ट रेट हाइक इन फ्यूचर। ओके, तो ये कोई है जिनको थोड़ा सा डेट समझता है डेफिनेटली। तो सबसे पहले तो इनका क्वेश्चन क्या है वो मैं बाकी ऑडियंस को समझा देता हूँ। यस यस। इनका क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आज अगर मैं फिक्स डिपॉजिट करता हूँ 5% पे, ओके, और कल उठ के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है मार्केट में, वही एफडी 5.5 देती है, 6 देती है, 7 देती है, पर मुझे तो 5 मिल रहा है, तो मेरे एफडी की वैल्यू गिर जाती है। राइट। ये एक रिस्क है डेट में निवेश करने का। आज अगर आप पैसा लगाओगे और कल उठ के इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और आपको कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आपके एफडी की वैल्यू गिर जाएगी मार्केट में। तो उनका क्वेश्चन है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाले हैं तो क्या आज डेट में निवेश करना चाहिए कि नहीं। जिसने भी पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो अब देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है। आपको अपने फंड का एवरेज मैच्योरिटी कम रखना है। इसका मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए 2 फिक्स डिपॉजिट है। एक फिक्स डिपॉजिट है जो 5 साल में मैच्योर होने वाले, 5 साल के बाद।
दूसरा फिक्स डिपॉजिट है जो 1 साल में मैच्योर होने वाला ओके। है। ठीक है, आपने दोनों फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगाए, दोनों ने आपको 5-5% रिटर्न दिया। अब मान लीजिए मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बढ़ेगा ओके। तो ओके। दोनों की वैल्यू गिरनी चाहिए, क्योंकि दोनों में 5-5% मिलेगा, पर मार्केट का रेट तो बढ़ रहा है। राइट पर राइट। फिक्स डिपॉजिट, कौन सा फिक्स डिपॉजिट ज्यादा गिरेगा? तो आप देखिए 5 साल वाला फिक्स डिपॉजिट ज्यादा गिरेगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। 1 साल वाला जो फिक्स डिपॉजिट है ना, उसमें पैसा आपका 1 साल बाद मैच्योर हो जाएगा। ओके। यस। जब उसे वापस निवेश करने की कोशिश करोगे तो आपको बढ़ा हुआ रेट मिल जाएगा। बड़ा हुआ रेट मिलेगा। यस यस। राइट? इसलिए उस वाले फिक्स डिपॉजिट पे इंपैक्ट बहुत कम आता है। पर ओके। दूसरा फिक्स डिपॉजिट जो 5 साल बाद मैच्योर होने वाला है, उसको आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे वापस घुमा नहीं पाओगे। ओके सर। राइट? तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो आपको ऐसे फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा लगाना है या ऐसे प्रोडक्ट्स में पैसा लगाना है जिसकी मैच्योरिटी कम हो। इससे फायदा ये होगा कि वो पैसा जब आपको वापस आएगा, आप उसको वापस इन्वेस्ट कर सकते हो ज्यादा ज्यादा रेट पे। सो टू ठीक है। आंसर द क्वेश्चन, आप डेट फंड में आज अगर निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मैच्योरिटी को कम रखने की कोशिश कीजिए। ओके ओके, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए करना बेटर रहेगा। करेक्ट, करेक्ट। ओके सर। ओके, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने। एंड आई होप मेरे फॉलोअर जो है, हमारे फॉलोअर, उनको भी क्वेरीज पूरी सॉल्व हो गई होगी। तो सर अब जैसे क्वेश्चन आता है कि एक ये क्वेश्चन है, ये मेरा भी और काफी सारे फॉलोअर्स को भी है, कि डेट फंड में देखिए रिटर्न वाइज तो लो है, फिर भी इस टाइम डेट फंड इतने फेमस क्यों है? ये कैटेगरी बहुत फेमस हो चुकी है इस टाइम, तो ऐसा क्यों? मतलब मैं तो समझ पाता हूं कि डेट फंड क्यों फेमस है, बट मैं चाहता हूं कि आप सबको समझाओ कि डेट फंड अगर चाहे लो रिटर्न है बट फिर भी फेमस क्यों है, क्या इनका बेनिफिट है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा 16 अलग अलग कैटेगरीज है, तो आप किस कैटेगरी में पैसा लगा रहे हो उसके ऊपर से डिपेंड करेगा कि आपका रिटर्न कितना छूटेगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डेट फंड में अगर आप गिल्ड कैटेगरी ओके। या गिल्ड 10 ईयर कांस्टेंट कैटेगरी, ये दो कैटेगरी अगर उस पर ध्यान दे, उनका 10 साल का एवरेज रिटर्न 8.5 से 9% है। तो ऐसा नहीं है कि डेट फंड्स कम या कमजोर रिटर्न्स देते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी में पैसा लगा रहे हो और कब पैसा लगा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंटली। राइट? अब डेट फंड्स इतने पॉपुलर क्यों है? देखिए, पॉपुलैरिटी दो चीजों से आ सकती है, या तो आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो। राइट? अब डेट फंड्स की आज बहुत ज्यादा जरूरत क्यों है? लोगों को ऐसा लग रहा है कि इक्विटी मार्केट्स बहुत ओवर हीटेड है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे है, बहुत महंगे हो गए हैं। तो राइट। आज लोगों को डर लग रहा है नया पैसा इक्विटी में निवेश करने के लिए। या अगर आप ऑलरेडी इक्विटी में निवेश कर चुके हो, तो लोगों को डर लग रहा है कि क्या मैं बना रहूं इक्विटी में या बाहर निकल जाऊं। बात। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनका पैसा मैं मैनेज करता हूं, वगैरह वगैरह। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज इक्विटी से निकल जाना है यस टेम्पररी, यस। क्योंकि उनको लगता है ये मार्केट उनको 10-12-15% नीचे वापस मिल जाएगा। मिल जाएगा। अब अगर आप राइट इक्विटी से निकल जाओगे तो पैसा रखोगे कहां पर? राइट राइट राइट, होल्ड तो कहाँ एक करेंगे? बहुत बड़ी कैटेगरी है लोगों की जो पैसा इक्विटी से निकालकर डेट में पार्क करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि डेट में इक्विटी जैसा तो रिस्क नहीं है कि कैपिटल चला जाएगा। राइट हाँ, राइट। रिटर्न कम मिलेंगे कोई बात नहीं, पर जब इक्विटी 10-12-15% नीचे मिलेगा, तब मैं डेट से पैसा निकाल के इक्विटी में वापस डाल दूंगा। वापस डाल दूंगा। ठीक है सर। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा शायद आज डेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आ रहा है। वन। दूसरा रीजन क्यों डेट म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है आज, क्योंकि अगर आप देखेंगे, और ये रीजन इक्विटी का भी है, अगर आप देखेंगे आज फिक्स डिपॉजिट्स में क्या पैसा छूट रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कितना नीचे है। राइट? राइट। तो आज आप देखिए, अगर 1 साल से नीचे की एफडी करने जाते हो एसबीआई बैंक में या एचडीएफसी बैंक में, 3.5-4% से ज्यादा रिटर्न नहीं छूट रहे। यस सर। यस। अगर आप 3 साल की भी एफडी कर रहे हो तो 5% से ज्यादा रिटर्न नहीं छूट रहे। तो लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फिक्स डिपॉजिट में 5% से भी कम रिटर्न छूट रहे तो और कहाँ पैसा लगा सके राइट कि हमें उससे थोड़ा सा बेटर रिटर्न तो मिल जाए। राइट। तो ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अच्छे रीजन है जिसकी वजह से डेट फंड्स पॉपुलर है, कुछ बुरे भी रीजन है जिसकी वजह से डेट फंड पॉपुलर है। बीच में फ्रैंकलिन करके केस हुआ था, यस मुझे नहीं यस पता यस। कि इन्वेस्ट यहाँ पर कितने लोग लॉक्ड इन है उनको ये पता है, पर फ्रैंकलिन में ये हुआ था कि उन्होंने कहा था कि अब हम रिडम्पशंस रोक देंगे, यस यस। और
ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, तो उसकी वजह से भी डेट फंड बहुत अचानक से पॉपुलर हो गए थे। जिनको नहीं भी पता था वो भी पूछने लगे थे कि ये फ्रैंकलिन में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, राइट सर। फ्रैंकलिन वन ऑफ द केस था। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजंस है, लॉजिक्स है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज लोगों को डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी जानकारी है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन इन्वेस्टर आपको कभी भी एसेट एलोकेशन फॉलो करना चाहिए। ओके। एलोकेशन का मतलब है आपको लगता है कि आप कितना भी ज्यादा रिस्क ले सकते हो, आपका इन्वेस्टर प्रोफाइल कितना भी रिस्की है, फिर भी आपको थोड़ा सा पैसा तो डेट में रखना ही चाहिए, क्योंकि ओके। आपका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उसकी वजह से भी आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो, आपके पोर्टफोलियो में डेट का एलोकेशन होना ही चाहिए। और ओके। वहां पर डेट म्यूचुअल फंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट। ओके सर, ओके। सर, एसेट एलोकेशन की आपने बात करी, तो ज्यादातर हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो बेसिकली एज वाइज देखा जाए तो वो अडल्ट ही होते हैं, जो 20s to 30s की एज में होते हैं। अभी ये एक ऐसी एज है जहां पर लोग इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बट आपके मुताबिक, एसेट एलोकेशन के मुताबिक, हमें कितना परसेंट हमें डेट में भी रखना चाहिए? मतलब अगर हमारे पास 100 रुपीज है तो कितने परसेंट हमें डालना चाहिए डेट में? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, फिर भी आपको आपके इन पोर्टफोलियो का 15 से 20% पैसा डेट में रखना चाहिए। ओके। मैं आपको एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स देता हूं। अगर आप पिछले 2003 से लेके 2020 तक का डेटा देखें, राइट, तो मैं आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। मान लीजिए आपने 100% पैसा इक्विटी में रखा था, राइट। तो आपका रिटर्न पिछले 2003 से लेके 2020 तक का 17 सालों का 18.5% रिटर्न CAGR निकलता है। ओके। और ये डेटा मुझे याद है इसलिए बता रहा हूँ। कोई सोचेगा क्यों 2003 से 2020, क्योंकि ये डेटा मुझे याद है इसलिए। ओके। अब मैं दूसरा आपको डेटा पॉइंट देता हूँ। 2003 से 2020 तक अगर आपने 30% पैसा डेट में रखा होता और 70% पैसा इक्विटी में रखा था, तो आपका रिटर्न होता 18%। ओके। इसका 100% इक्विटी में रखने पे आपका रिटर्न था 18.5%। 18.5। 70% इक्विटी में रखने से आपका रिटर्न था 18%। क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। पर ज्यादा आप डिफरेंस रिस्क नहीं है। देखिए, राइट। रिस्क देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन जो यूज किया जाता है रिस्क को असेस करने के लिए, इक्विटी का स्टैंडर्ड डिविएशन तकरीबन 28 से 30 था। और ओके। अगर आप 30% पैसा डेट में रखेंगे तो आपके पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन 22 है। भाई। तो ऐसे समझिए कि 30 यूनिट रिस्क लेने पे आपको 18.5% रिटर्न मिला, 22 यूनिट रिस्क लेने पे आपको 18% रिटर्न मिला। क्या ओके। प्रेफरेबल लॉजिकली? लॉजिकली और मैं तो सही बात है। और मैं आपको एक दूसरा रीजन देता हूं। मान लीजिए 2008 जैसा क्रैश आया, 2020 जैसा क्रैश आया, आप में से कितने इन्वेस्टर्स जो आज सुन रहे हैं उनके पास तब मोटा पैसा होता है और पैसा लगाने के लिए? कभी भी नहीं होता राइट, राइट। इन्वेस्टर के पास। तो आपको पता है कि जब मार्केट 7,500 8,000 पे चला गया निफ्टी लेवल्स पे, इस पे तो मुझे डालना ही चाहिए, पर डाल। आपके पास पैसा नहीं होता है। तो तब अगर आपके पास 30% 20% एलोकेशन डेट में है, तो आप एलोकेशन यूज कर सकते हो इक्विटी में नीचे खरीदने के लिए। राइट ये सर, दूसरा राइट। रीजन है जो मुझे ऐसा लगता है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के पास डेफिनेटली डेट एलोकेशन होना ही चाहिए। राइट सर, राइट। गाइस, ये वाला पॉइंट जरूर 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 सर का नोट कर लो कि जो डेट एलोकेशन आपको 20 to 30% या 20% भी रखनी है, वो अभी काम नहीं आ रही, बट सर की बात बिल्कुल सही है। इन केस अगर मार्केट क्रैश करती है तो आपके पास फंड्स होंगे इक्विटी में बाइंग करने के लिए। अदरवाइज अगर आपने सारा पैसा इक्विटी में लगाया तो आपके फंड्स बचेंगे नहीं, एंड क्रैश में आप कोई बाइंग या क्रैश का फायदा आप नहीं उठा पाओगे लॉन्ग टर्म के मुताबिक। तो सर की ये वाली बात तो नोट कर लीजिए, मैंने भी नोट कर ली है और मैं इसको पूरी तरह से फॉलो करूंगा। तो सर, ये वाला तो जो आपने पॉइंट बताया, ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट बताया। अब सर, आपने जैसे टैक्सेशन की बात कर ली, तो टैक्सेशन के बाद अभी हमने लिक्विडिटी के बारे में भी थोड़ी बात करी। थोड़ा सा एक बार सर, मेरे को फ्रैंकलिन के रिलेटेड ना बहुत कमेंट भी आ रहे हैं। अभी फ्रैंकलिन के बाद कहीं ना कहीं डेट फंड से लोग थोड़ा डर गए हैं। और राइट। एक चीज मेरे को ये पूछनी है सर, हमें कैसे पता चल जाएगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रैंकलिन जैसे और भी कोई फंड्स, मतलब मार्केट में ऐसे ही फंड्स है, बट हमें कैसे पता करना है कि अगर जिस फंड में हमने इन्वेस्ट किया है वहां पर थोड़ा रिस्क आ रहा है? जैसे काफी लोगों को पता चल गया था और उन्होंने फ्रैंकलिन से में भी हो सकता है एग्जिट कर लिया हो, बट काफी लोग फंस गए। तो हमें कैसे पता चले अगर हमने डेट फंड में पैसा लगाया है,
कि इस फंड में रिस्क इतना है या ये फंड कुछ गलत कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा सर ये? देखिए, बहुत सारी चीजें जो आपको ट्रैक करनी पड़ेगी अगर आपको जेन्युइनली समझना है कि फंड के अंदर क्या हो रहा है। पर मैं आपको एक सिंपल डेटा पॉइंट देता हूं जिससे मुझे पता चला था कि फ्रैंकलिन में कुछ प्रॉब्लम है, और हमने इन्वेस्टर्स को 1-1.5 महीने पहले ही फ्रैंकलिन के फंड से निकलवा दिया था। तो जब भी आप फैक्ट शीट देखेंगे ना, तो राइट, उसपे एक राइट। डेटा होता है जिसे आप कहते हो CBLO। ओके, उसे कहा जाता है कोलेट्रलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस। ओके, नाम पे मत जाइए, नाम पे मत जाइए, बहुत आसान कर देता हूं। तो आपके फैक्ट शीट, कभी भी फैक्ट शीट देखेंगे उस पे CBLO लिखा होता है। ओके। अब आपके फंड में अगर वो CBLO, राइट, -10% या उसके ऊपर दिखा रहा है, देखिए सबसे पहले तो माइनस क्यों होगा? ओके। माइनस तो होना ही नहीं चाहिए। माइनस राइट, का राइट। मतलब है कि वो फंड मार्केट से पैसा उधार ले रहा है और अपना एग्जिट दे रहा है लोगों को, मतलब उधार और लेके। रिडम्पशन दे रहा है, रिडम्पशन। ओके, ओके, ओके। अब देखिए, टेक्निकलिटी में वापस नहीं जा रहा हूं, पर वो माइनस होना बुरी बात नहीं है। ये ओके, फंड का एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। पर अगर आपको ये -10 से ज्यादा दिखता है आपके फंड में, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको नहीं समझ रहा। वो एक डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है जिससे ओके, आपको ये पता चल सकता है कि कुछ तो चल रहा है जो मुझे नहीं समझ रहा है। तो या तो मैं किसी की सलाह ले लूं या इसमें से निकल जाऊं। ओके, ओके, ओके। मतलब देखना चाहिए कि अगर वो 10% से ज्यादा हो रहा है माइनस में, तो कहीं ना कहीं उस फंड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और ये एक क्योंकि पॉइंट है कि हम सेबी का रिस्क को समझ रेगुलेशन है, जाएं। क्योंकि सेबी का रेगुलेशन है कि आप उतना ही पैसा मार्केट से बोरो कर सकते हो जितना आपको रिडम्पशन आया है। तो ओके, अगर वो आपको -20 दिखा रहा है, इसका मतलब फंड में से 20% लोग रिडम्पशन कर रहे हैं। अब फंड में से 20% लोग रिडम्पशन क्यों कर रहे हैं, ये इन इटसेल्फ इज अ रेड फ्लैग। ओके। राइट, राइट, राइट। एकदम से इतने लोग रिडम्पशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्यों कर प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा सर, मैं फ्रैंकलिन के केस में ना, क्योंकि जैसे मैं आपका सेशन अटेंड करता था ऑफलाइन, तो मैं भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मैंने भी फ्रैंकलिन के कुछ फंड्स अपने इन्वेस्टर को दिए थे। बट मैं लकली ये इसलिए खुश हूं कि मेरे पास वो 6 फंड्स नहीं थे जो बंद हुए थे। ओके। बट मैंने कुछ और फंड्स दिए थे डेट के, और मैंने उनको भी 2 महीने पहले ही एग्जिट करवाया था। बट मैंने एग्जिट करवाया था एक उसमें मैंने वर्ड पढ़ा था, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। अब सर मेरे को ये बताना कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत। तो मैंने सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के बारे में जब गूगल में पढ़ा, तो वहां पर लिखा था कि म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है वो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो इसलिए बनाता है कि उनको लगता है कि जहां पर ये पैसा सेग्रीगेटेड बनाया है वहां से शायद वापस ना आए, या आएगा तो शायद आ जाए या नहीं भी आ सकता। तो मुझे उस वाले फंड में देखा कि सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो जो बनाया उन्होंने, वो येस बैंक के लिए भी बनाया था, और एक रिलायंस का भी कुछ था। मतलब अलग अलग ऐसी कंपनीज, वोडाफोन आइडिया, जहां से पैसे आने की उनको उम्मीद नहीं थी। तो मैंने अपने इन्वेस्टर को अराउंड थोड़ा सा उनको लॉस हुआ और मैंने उनको एग्जिट कराया। तो सर ये सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं सही बोल रहा था या मैं कुछ गलत था। तो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने फ्रैंकलिन के फंड में पैसा लगाया, जिसने 80 अलग अलग बॉन्ड्स में पैसे लगाए। ठीक है। अब उन 80 में से एक पोर्टफोलियो है जिसे आप कहते हो DHFL। मान ओके, लीजिए केवल कंपनी को पैसा दिया गया। अब म्यूचुअल फंड को ऐसा लगता है, अभी वापस बहुत ज्यादा रेगुलेशन में नहीं जाते, पर म्यूचुअल फंड को ऐसा लगता है कि शायद यहां से पैसा नहीं आएगा। म्यूचुअल फंड क्या करता है, उसको उठाकर एक दूसरे सेग्रीगेटेड, जो आप बोल रहे हो, दूसरे पोर्टफोलियो में डाल देता है। अब ओके, ये क्यों और उसका एडवांटेज क्या है समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर वो सेग्रीगेट पोर्टफोलियो नहीं करता म्यूचुअल फंड, ओके, और आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो समझते हैं, उनको हम्म, पता है कि DHFL में पैसा लगा है, कल उठ के DHFL डिफॉल्ट करेगा, तो वो फंड आज ही बेच देते हैं। तो होता क्या है, ओके। अगर आप फंड आज बेच देते हो तो आपको आज DHFL की जो वैल्यू है उस हिसाब से पैसा मिल जाएगा। राइट, राइट, राइट। बेचारे लोग फंस गए फंड में, जिनको नहीं पता है कि आज निकलना चाहिए था, उनको पूरा लॉस लेना पड़ेगा जब DHFL कुछ पैसा वापस नहीं करेगा। ओके, राइट, ये एक रीजन है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड क्या करता है, उस बॉन्ड को बाहर निकाल देता है। उस बॉन्ड को बाहर निकाल देता है, तो अब अगर आप एग्जिट करोगे तो आपको बाकी बॉन्ड्स का पैसा मिल जाएगा, इस ओके। बॉन्ड का पैसा नहीं मिलेगा। इस बॉन्ड का अच्छा। पैसा आपको मैच्योरिटी पे ही मिलेगा। अब ये टेक्निकली एकदम करेक्ट नहीं है,
पर इससे थोड़ा सा आपको ब्रॉडर व्यू मिल जाएगा कि ऐसा ये होता है बिल्कुल। करते क्यों, ये करते क्यों है, राइट। इससे होता भी ये है दूसरा कि अगर आप मान लीजिए इसे सेग्रीगेट नहीं करते, राइट, और कल उठ के मान लीजिए आपने सेग्रीगेट नहीं किया और आपने आपके क्लाइंट्स का पैसा बेच दिया, वो निकल के चले गए, ओके। और कल इस बॉन्ड ने पैसा रिटर्न कर दिया, तो अब आप जब इन्वेस्टेड थे तब आपको तो इसकी वैल्यू नहीं मिली, राइट राइट क्योंकि आप राइट। चले गए, तो आपको तो लॉस हो गया। तो ये जो इन्वेस्टर्स तब बेच के चले जाएंगे उनके लिए, और जो इन्वेस्टर्स बने रहेंगे फंड में, दोनों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए फंड क्या करता है, अच्छा। इसे सेग्रीगेट कर देता है कि कल उठ के इसने पैसा दिया, इसने पैसा दिया, तो जो इन्वेस्टर्स तब इन्वेस्टेड थे उन्हीं को पैसा वापस मिलेगा, ओके और अगर इसने पैसा नहीं दिया तो जो इन्वेस्टर बने हुए थे फंड में उनको लॉस नहीं होगा। ओके ओके ओके। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। रिटेल इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए सेबी ने ये रूल निकाला। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर, मेरे भी जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, और आई होप कि बाकी सबके भी डाउट्स क्लियर होंगे। तो सर आज के क्वेश्चंस तो यही एंड हो गए हैं हमारे, अब हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप सबके जो भी क्वेश्चन है डेट फंड से रिलेटेड या कोई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, सर पूरी क्वेरीज आपकी सॉल्व करेंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस जो है वो चैट बॉक्स पे लिखिए। अगर आपके जो भी क्वेश्चन है डेट फंड से रिलेटेड या इक्विटी फंड से, आप चैट बॉक्स पे पूछिए। थोड़ा सा डेट इतना पॉपुलर नहीं है। राइट राइट राइट। गाइस, आप इक्विटी फंड्स के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर आपका क्वेश्चन इक्विटी फंड से रिलेटेड है तो आप इक्विटी फंड से भी रिलेटेड पूछ सकते हो। सर आज एक क्वेश्चन आया है, ये वैसे बेसिक क्वेश्चन है, बट ईटीएफ से रिलेटेड सर बहुत लोग इस टाइम ना कंफ्यूज है कि ईटीएफ को वो बहुत अलग चीज समझते हैं कि ईटीएफ, सिंपल वर्ड्स में ईटीएफ सर समझाओ एक बार, मतलब काफी लोग इसको अलग ले रहे हैं। एक्चुअली मुझे ये ट्विटर पे भी है ना, बहुत सारे लोग बातें करते रहते। देखिए, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स ये म्यूचुअल फंड्स ही है, ये कोई अलग नहीं है। ओके। ये म्यूचुअल फंड्स ही है, राइट। अब ईटीएफ दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ईटीएफ किसी इंडेक्स पे हो सकता है, ओके। या एक नया इंडेक्स बनाया जाता है सिर्फ उस ईटीएफ के लिए। अभी मान लीजिए मुझे निफ्टी में खेलना है, मुझे निफ्टी खरीदना है, मुझे किसी भी पीएमएस में पैसा नहीं लगाना या किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना, मुझे तो निफ्टी जितना रिटर्न चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप निफ्टी इंडेक्स फंड खरीद लीजिए या निफ्टी ईटीएफ खरीद लीजिए। ओके। ठीक है, दोनों में आप निफ्टी जितना ऊपर या नीचे जाएगा उतना पैसा बनाओगे या गवाओगे। ओके। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इंडेक्स निफ्टी का फंड जब आप खरीदते हो तो एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड जैसा होता है कि आप कभी भी खरीदो, दिन के एंड होने की एनएवी आपको मिलेगी, कभी भी बेचो दिन के एंड होने की एनएवी आपको मिलेगी। ईटीएफ स्टॉक की तरह होता है। ईटीएफ आप मार्केट के ट्रेडिंग आवर के बीच में भी खरीद सकते हो। ओके। तो अगर 2:30 बजे निफ्टी का ईटीएफ खरीदोगे तो 2:30 बजे की वैल्यू आपको मिलेगी। इंडेक्स फंड में आप 2:30 बजे खरीदोगे तो 3:30 बजे की वैल्यू मिलेगी मार्केट क्लोज होने के बाद। ओके। ओके। तो अंतर इंडेक्स और ईटीएफ में बड़ा सिंपल है। इंडेक्स जब भी आप खरीदोगे तो बीच में मार्केट में हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट जितने बजे क्लोज हुआ उस टाइम की एनएवी मिलेगी आपको। ईटीएफ आप स्टॉक की तरह मार्केट के बीच में खरीद सकते हो, और बीच में जो भाव पे खरीदोगे उस भाव पे आपको वो म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है ईटीएफ और इंडेक्स में, पर दोनों म्यूचुअल फंड्स है। ये कोई म्यूचुअल फंड से अलग प्रोडक्ट नहीं है। अलग नहीं है, अलग नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल सही समझाया। काफी लोग तो इसको अलग ही प्रोडक्ट कह देते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे फॉलोअर का। मैं सर यहाँ पर आपसे फंड रिकमेंडेशन नहीं पूछूंगा, बस कैटेगरी पूछूंगा कि ये कह रहे हैं कि अगर फ्रेश इन्वेस्टर है, इस टाइम बिल्कुल उन्होंने स्टार्ट करना है, तो अभी जैसे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी कह लो या बहुत ऊपर है, तो कहां से डेट और इक्विटी कितना पोर्शन उनको डालना चाहिए, ये एक थोड़ा सा गाइड करिए सर इनको। देखिए, पर्सनल फाइनेंस बहुत ही पर्सनल है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है।
बट मान लीजिए अगर आप एक मॉडरेट, तो मैं क्या करता हूँ, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो मैं 20-30% पैसा इक्विटी में रखता हूँ, ओके 60-70% पैसा डेट में रखता हूँ। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो 50% इक्विटी, 50% डेट। ओके अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो 80% पैसा इक्विटी, 20% डेट। ओके ओके ब्रॉडर एसेट एलोकेशन की बात हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो दो चीज डेफिनेटली ध्यान रखिए। आज लमसम पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए इक्विटी में, राइट? तो अगर आपके पास आज मान लीजिए 100 रुपए है तो एसटीपी कीजिए। ओके एसटीपी का मतलब है आप पहले 100 रुपए को डेट में डालिए, लिक्विड फंड में या मनी मार्केट फंड में। उसमें से ओवर द नेक्स्ट 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना उसको धीरे धीरे करके इक्विटी में मूव कीजिए। ओके अगर आप किसी भी एडवाइजर को बोलेंगे तो उनको पता होगा मैं ये क्या बोल रहा हूँ, या अगर आपको थोड़ी सी भी म्यूचुअल फंड की जानकारी है, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। राइट तो राइट राइट लमसम पैसा मत डालिए आज के मार्केट में, पहले डेट में डालिए, थोड़ा थोड़ा पैसा करके इक्विटी में डालिए, तो आपको एवरेज भाव पे इक्विटी में एंट्री करने मिलेगी। राइट मुझे राइट ऐसा लगता है कि अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जिससे आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हो मार्केट में मेरे हिसाब से। क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में आप थोड़ा सा ये फंड मैनेजर पे डाल देते हो कि फंड मैनेजर को समझता है, या हमें ऐसा लगता है फंड मैनेजर को समझता है कि कौन से समय पे कितना पैसा कौन से स्टॉक में डालना चाहिए, तो आप फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए, वो सही निर्णय ले लेगा मेरे हिसाब से। राइट तो सर अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगा फ्लेक्सी कैप एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है जिससे आप निवेश चालू कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा समझाया सर। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि कैन डेट फंड गिव नेगेटिव रिटर्न्स एज इफ इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड, सो कैन रिटर्न्स बी नेगेटिव? रिटर्न्स कैन डेफिनेटली भी नेगेटिव, पर ये रिटर्न्स जो नेगेटिव होंगे ना वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होंगे। ओके जैसे केस की बात कर रहा हूँ, एक आधा केस हो सकता है जिसमें आपको लंबे समय के लिए नेगेटिव रिटर्न्स मिले, पर डेट में जनरली लंबे समय के लिए नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों। मान लीजिए आपने एक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है 5 साल के, ओके ठीक है, 5% वो रिटर्न दे रहा है आपको। तो चलता कैसे, हर साल 5-5% देगा, मैच्योरिटी पे आपको आपका प्रिंसिपल 100 रुपया वापस दे देगा। राइट राइट अब मान लीजिए मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा और आपको 5% रिटर्न मिल रहा है, तो आपके फिक्स डिपॉजिट का भाव गिर जाना चाहिए, राइट और वो टेम्पररी है। आप अगर तब बेच देंगे तो आपको वो गिरा हुआ भाव मिलेगा। अगर आप बेचेंगे नहीं तो हर साल 5-5-5-5 तो मिलते रहेगा और मैच्योरिटी पे 100 मिल जाएगा। राइट तो राइट राइट टेम्पररीली वो नेगेटिव हो सकता है क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है। पर अगर आपका फिक्स डिपॉजिट वो 5-5-5 और मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल वापस दे रहा है तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। राइट तो राइट हाँ, टेम्पररीली इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हुआ तो वो नेगेटिव हो सकता है, पर अगर आप थोड़े समय के लिए बने रहे तो आप नेगेटिव रिटर्न्स में बाहर नहीं निकलेंगे। ओके ओके सर, यहाँ पर ना लोग, जो मैं फॉलोअर्स को देखता हूँ ना, जो मेरे से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वाले क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करो। यहाँ पर जैसे ईटीएफ का आपने बताया, ईटीएफ और इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड ही है, उनकी एक कैटेगरी है, ठीक है। अभी लोग कंफ्यूज ये है कि ईटीएफ बाय करें या स्टॉक बाय करें, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन को दूर करिए सर, मतलब उनको महत्व बताइए कि दोनों चीज का क्या है। देखिए, मैं थोड़ा सा बायस हो सकता हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। अब मुझे नहीं पता कि अ, जितने भी लोग लाइव है या इसको बाद में भी अगर सुनेंगे, हम में से कितने लोगों को स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं ये समझते हैं। राइट राइट मुझे ऐसा लग रहा है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम, कौन से सेक्टर में निवेश करूं। दूसरा प्रॉब्लम, उस सेक्टर में से कौन से स्टॉक में खरीदूं। तीसरा प्रॉब्लम, उस स्टॉक को खरीदूं तो बेचूं कब। चौथा प्रॉब्लम कि मैं कितना वेट दूं उस स्टॉक को मेरे पोर्टफोलियो में। राइट ऐसे मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो आपको और मुझे डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग में आते हैं। अब जैसे मैं एक बिहेवियर बताऊंगा रिटेल इन्वेस्टर्स का जो मैंने देखा है, आप शायद अग्री करेंगे कि आप और मैं, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी रिटर्न निकला फटक से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, राइट पर राइट लॉस राइट में बने रहते हैं कि कैपिटल वापस आएगा तब निकालेंगे।
राइट राइट, इसीलिए आपका और मेरा पोर्टफोलियो कभी भी पॉजिटिव में नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा आज सर। पता है कि मार्केट 18 महीने से इतना बुल रन में है कि हर कोई पॉजिटिव में खड़ा है, पर मैं जनरल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा बिल्कुल सही कहा हूं। तो सर। सबसे पहले ये लगता है कि अगर आप खुद इक्विप्ड नहीं है ओके, कि ये आप जान पाए कि कब कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन से सेक्टर में से खरीदना है, कब बेचना है, कितना उस स्टॉक को एलोकेशन देना है, कैसे ट्रैक करना है, राइट? तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग मत कीजिए। आपको किक तो जरूर मिलेगी पर पैसा जरूर जाएगा। पैसा जुट जाएगा, बिल्कुल सही सर। उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से बहुत बेहतर ऑल्टरनेटिव है, राइट? हाँ, आपको किक नहीं मिलेगी क्योंकि आप नहीं खरीद रहे हो, बेच रहे हो, पर राइट अगर आप राइट अपने पैसे का सोच रहे हो तो म्यूचुअल फंड राइट इन राइट, लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है। सजेशन मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल सही समझाया सर आपने। और सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर, अभी क्वेश्चंस ले लेना हम सर। या प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, यहाँ पे हमारे एक फॉलोअर का क्वेश्चन है, कैन यू गिव लाइट्स ऑन रीट्स इन्वेस्टमेंट, हाउ टू जज अ रीट? ओके, तो रीट का मतलब तो सबसे पहले क्या होता है? देखिए, रीट को आप एक सो मान लीजिए, अगर मुझे नहीं पता आप कौन से लोकेशन में हो जिसने भी क्वेश्चन पूछा, पर मैं बॉम्बे में हूं तो बॉम्बे की बात करता हूँ। तो मान लीजिए बॉम्बे में एक मॉल है, ओबेरॉय मॉल करके। ओके अब इस ओबेरॉय मॉल में मान लीजिए 70 शॉप्स है, 70 शॉप्स। अगर एक शॉप खरीदने जाऊंगा तो मुझे 3.5-4 करोड़ रुपया लग जाएगा, राइट राइट, राइट? तो वो तो बहुत मोटा पैसा है, मैं उस शॉप को नहीं खरीद पाऊंगा, राइट? तो रीट्स का मतलब क्या होता है? तो रहेजा जिसने ये ओबेरॉय मॉल बनाया, वो क्या कहता है कि आप में से जितने लोग हैं ना जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, 5-5 लाख रुपए भी करना चाहते हो, आप मुझे दो। ओके, एक प्रॉपर्टी अगर 5 करोड़ रुपए की है और आप सब मुझे 5-5 लाख रुपए दे रहे हो, तो एक प्रॉपर्टी के 100 ओनर्स भी हो सकते हैं। 100 ऑनर्स, ओके, राइट राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अगर आपके मॉल में 70 यूनिट्स है तो 7,000 इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। तो 7,000 इन्वेस्टर्स मुझे 5-5 लाख रुपया करके दे दीजिए, ठीक है? मैं ये 70 प्रॉपर्टीज आप 7,000 इन्वेस्टर्स के नाम पे कर देता हूँ, राइट राइट, ठीक है? अब आप मान लीजिए 7,000 इन्वेस्टर में से एक इन्वेस्टर है, आपने ओके, 5 लाख रुपया लगा दिया, तो अब आपको रिटर्न कैसे छूटेगा, राइट? तो रहेजा क्या करता है, जो ओनर है मॉल का या जिसने मॉल बनाया है, फिर वो बाहर जाकर ब्रांड्स ढूंढता है, ओके, जारा, वैन हुसैन, सीके, लिवाइस, उन सबको बोलता है कि आपको मॉल में रेंट पे जगह चाहिए, आ जाओ मेरे मॉल में। तो वैसे वो करके उन 70 यूनिट्स में इन ब्रांड्स को लेकर आता है रेंट पर, रेंट, ओके, ठीक है? तो अब ये सब लोग रेंट दे रहे हैं, राइट? तो ये रेंट किसको मिलना चाहिए? जो ओनर है उसको। ओनर कौन राइट है? राइट, आप हो। तो क्योंकि आपने हमने अपना जितना पैसा इन्वेस्ट हिस्सा किया। खरीदा है, आपने जितना हिस्सा खरीदा है उतने हिस्से का रेंट आपको मिलेगा। ओके, इसे आप रीट्स कहते हो, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है? अब रीट्स का फायदा क्या है? तो रहेजा क्या करता है? रहेजा का जो ये रीट है ओबेरॉय मॉल, उसको रहेजा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर देता है, ओके, ठीक है? अब उसने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया। अब उसको जो भी रेंट आता है, उस रेंट का 90% रेंट वो आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, आप 7,000 यूनिट ओके, होल्डर्स, ओके, और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपको एज डिविडेंड्स। देखिए, वापस ओके, कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा हूं, 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड एसपीवी लेवल डेट। ओके, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझेगा, पर वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज डिविडेंड। अब इसका फायदा क्या? डिविडेंड अगर आपको मिलेगा तो टैक्स फ्री है। राइट, रिपीट कर रहा हूं, आप में से कुछ लोगों को ये पता है कि डिविडेंड टैक्सेबल है। हाँ, डिविडेंड इंडिया में टैक्सेबल है, पर रीट्स जब आपको डिविडेंड देता है वो टैक्स फ्री है। ओके, तो इसका मतलब आपने रियल एस्टेट में एक्सपोजर भी ले लिया 5 लाख रुपए डाल के या 2 लाख रुपए डाल के, राइट? रहेजा रेंट पे लोगों को लेके आ रहे हैं, वो भी आपको नहीं करना है। वो भी नहीं आपको करना। मिल रहा है डिविडेंड, वो टैक्स फ्री भी है। इससे और फायदा क्या चाहिए? ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, आप राइट, इसे कभी भी बेच सकते हो और लिक्विडिटी भी बाहर है। निकल। राइट राइट, लिक्विडिटी भी। इसमें एक ही पंगा है, क्या है? क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, आपका भाव गिर भी सकता है। हाँ,
लॉस भी हो जब आप सकता है, फिजिकल रियल एस्टेट लेते हो तब आपको नहीं पता है कि भाव गिरा या बढ़ा, गिरा या बढ़ा, वो तो जब आप राइट, बेचने निकलते हो तब समझेगा। तब पर समझे, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, गिर भी सकता है, ऊपर भी और जा बढ़ भी सकता सकता है। है। इसे आप रीट्स कहते हो। ओके। अब रीट्स को कैसे देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यहां पर समझाना मुश्किल है, पर आपको एक चिट कोड दे देता हूं। अगर आप में से मुझे कोई भी सुन रहा है जो 30% के टैक्स ब्रैकेट में, 30% के, तो एम्बेसी बिजनेस पार्क रीट में पैसा लगाइए। ओके। अगर आप 10 या 20% के टैक्स ब्रैकेट में हैं तो ब्रुकफील्ड में पैसा लगाइए, क्योंकि ब्रुकफील्ड में जो आपको हर हर क्वार्टर पे आउट दिया जाता है, उसमें डिविडेंड का कंपोनेंट छोटा है, तो टैक्सेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर आप कम टैक्स ब्रैकेट में तो आप कम टैक्स भरेंगे, पर राइट। एम्बेसी बिजनेस पार्क डिविडेंड ज्यादा देता है तो उसमें टैक्स कम लगेगा। ओके। तो सॉरी कॉम्प्लेक्स करने के लिए, पर अगर आप ज्यादा टैक्स ब्रैकेट में तो एम्बेसी खरीद लीजिए, अगर आप कम टैक्स ब्रैकेट में तो ब्रुकफील्ड रेट्स खरीद लीजिए। आई होप वो व्यूअर का क्वेश्चन में आंसर कर पाया। सर बहुत अच्छा आपने समझाया, इवन मेरे को भी बहुत अच्छी से समझ आया, और मैं भी इसमें अमल करूंगा, और काफी जो मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ इससे रिलेटेड बहुत अच्छा, वेल एक्सप्लेन सर, ये वाला तो बहुत अच्छा आपने समझाया। और सर देखते हैं हमारे और कोई फॉलोअर का कोई क्वेश्चन हो। गाइस जिनकी भी क्वेरीज हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आप सर से पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज आपकी रह गई हो, कमेंट बॉक्स पे आप पूछिए। गाइस अगर किसी की क्वेरी है डेट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। सर अभी भी अवेलेबल है, इसके बाद मौका पता नहीं कब मिलेगा, आप पूछ लीजिए। सर आई थिंक सबकी क्वेरी सॉल्व हो ही गई है। और डन। तो आज का सेशन सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। नहीं, आई थिंक सबकी क्वेरीज हो ही गई है सॉल्व। तो सर एक चीज लास्ट में जो अपने फॉलोअर्स के लिए चाहता हूं, आप कोई फॉलोअर्स के लिए एक अच्छी सी ना, मतलब मैं एडवाइस चाहता हूं, मैं हर एक जो भी हमारे गेस्ट आते हैं मैं उनसे चाहता हूं कि मेरे फॉलोअर्स के लिए आप क्या एडवाइस करोगे, क्योंकि यंग फॉलोअर्स इस टाइम फॉलो कर रहे हैं हमें। देखिए, अगर आप यंग इन्वेस्टर है, मैंने अपनी इन्वेस्टिंग रफली 20 साल में स्टार्ट की थी, तो मेरा सबसे पहला सजेशन आप में से जो भी लोग यहाँ पर है, इन्वेस्टमेंट करना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 2, आप कभी भी अपने लाइफ में 30-30-30 वाला रूल फॉलो कीजिए। अब ओके। ये 30-30 रूल क्या है? अगर आपकी 100 रुपए की इनकम है, ठीक है, तो आपकी ईएमआई 30 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपके खर्चे 30 रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और आपकी सेविंग्स 30 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब मान लीजिए अगर आप अपने पेरेंट्स के घर पे रह रहे हैं और आपको ईएमआई देने की कोई जरूरत नहीं है, राइट तो राइट। आपका 30% का ईएमआई बच गया और 30% आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको 60% तो इन्वेस्ट कैसे भी करना है आपका पैसा, ओके। और 30% से ज्यादा आपकी सैलरी का आपका खर्चा नहीं होना चाहिए। अगर मुझे ऐसा लग रहा है ये रूल आप फॉलो कर ले तो आपको वेल्थ क्रिएशन में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। दूसरा सजेशन, राइट, रिटर्न्स के पीछे मत भागिए। ओके। आपको लगेगा कि मैं बहुत ही क्लीशे एडवाइस दे रहा हूं, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है। रिटर्न्स के पीछे मत भागिए, आपका सेविंग्स रेट बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसका ओके। मतलब क्या? मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपए है और आज आप 60 रुपए सेव कर पा रहे हो, 60 रुपए पे रिटर्न कितना छूट रहा है ये इंपॉर्टेंट है, पर राइट। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं इस 60 रुपए को 70 रुपया इन्वेस्ट कर सकता हूं, 80 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं। क्योंकि आज से 20 साल बाद आपको पता चलेगा कि आज जितना ज्यादा पैसा आप सेव कर पाओगे उतना ही ज्यादा कंपाउंड होगा। आधे एक राइट। परसेंट कम मिलने से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। राइट। तो हाँ, 30-30-10 का रूल फॉलो कीजिए और सेविंग्स रेट बढ़ाइए, ये मेरी बेसिक सजेशन है। अगर आपको स्टॉक्स सिलेक्ट कैसे करते, पिक कैसे करते नहीं समझता, राइट, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत कीजिए किक मिलने की वजह से।
म्यूचुअल फंड बहुत बेहतर सॉल्यूशन है इन्वेस्टमेंट्स के, वहां कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए लोगों से इन्वेस्ट करने के पहले। डोंट गेट कैरिड अवे, लोग क्रिप्टोस की, बिटकॉइन की, इथेरियम्स की राइट बातें कर रहे हो, राइट। एक चीज याद रखिए, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं समझता, आपको अगर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स लगता है, तो उस प्रोडक्ट में डेफिनेटली पैसा निवेश मत कीजिए, ओके, एज सिंपल है। बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा, और ये क्वेश्चन मैं क्यों आपसे पूछ रहा हूँ, बिकॉज रीजन क्या हो चुका है, म्यूचुअल फंड में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। अभी आपको पता है सर, दो प्लान है, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर प्लान्स को तो सर मैं बोलूंगा तो बिल्कुल कह लो बदनाम कर देते हैं लोग, बट आपके हिसाब से एक रिटेल इन्वेस्टर को रेगुलर प्लान बाय करना चाहिए या डायरेक्ट? क्योंकि यहां पर बहुत कंफ्यूजन है, मैं एक मतलब एक अच्छी एडवाइस इस पे चाहता हूं। देखिए, दो चीज है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आ, आ, आप और मैं जितने भी लोगों को जानते हैं, मिलते हैं, कितने लोगों को समझता है कि कब, कैसा, कितना और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जो, ओके मैं इसे किसी एक और तरीके से बताना चाहूंगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंपल ये है कि आप अगर निफ्टी में पैसा लगा दोगे, तो आपको ये सब और कोई मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं। आपने राइट इंडेक्स में पैसा लगा दिया, इंडेक्स जितना रिटर्न जनरेट करेगा उतना रिटर्न और उसका बेनिफिट आपको मिलते रहेगा। बट राइट आई टेल यू अ बिगर प्रॉब्लम इज कि अगर आप पैसा निफ्टी में निवेश कर लेते हो सिर्फ, तो आप उसे इक्विटी मार्केट में ब्रॉडली डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते। ओके, अगर आप निफ्टी में पैसा लगाओगे तो मिड कैप में आपका एक्सपोजर कुछ नहीं है, स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर कुछ नहीं है, किसी पर्टिकुलर थीम में आपका एक्सपोजर कुछ नहीं है, इंटरनेशनल में आपका एक्सपोजर कुछ नहीं है। तो सबसे पहले जब आप पैसा लगाओगे, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ना कि सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाना है। पर हाँ, ओके, सिंपल सोल्यूशन है, आप इंडेक्स में पैसा लगा के भूल जाइए। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन, रेगुलर और डायरेक्ट। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स के लिए, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1545 स्कीम्स है मार्केट में, राइट राइट। आप पैसा निवेश करने वाले हो 5 स्कीम में, राइट कैसे सिलेक्ट करोगे कौन सी 5 स्कीम, राइट। अब आपको लगेगा क्या फर्क पड़ता है, किसी भी 5 स्कीम में डाल देता हूँ, अल्टीमेटली तो म्यूचुअल फंड ही है ना, राइट रिटर्न राइट तो ऊपर निकलेगा। पर आपको एक स्टैट बताता हूँ, पिछले 3 साल का अगर आप स्मॉल कैप फंड में बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड देखिए, राइट, नाम नहीं लूंगा, पता है नाम नहीं लूंगा, बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड लीजिए, 34% रिटर्न दिया, 34% CAGR। पर वर्स्ट स्मॉल कैप फंड, दोनों स्मॉल कैप है ना, दोनों म्यूचुअल फंड है, राइट वर्स्ट स्मॉल राइट, कैप फंड का रिटर्न है 12%। 12%। इसका मतलब दो फंड्स जो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, एक का रिटर्न है 12%, दूसरे का रिटर्न है 34%। राइट आपको लगेगा दोनों म्यूचुअल फंड है, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा भी खरीदो, फर्क 22% का है। राइट तो ये मैंने आपको क्यों बताया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे निवेशक हो जिसको पता है कि फंड सिलेक्शन कैसे की जाती है, एसेट एलोकेशन कैसे की जाती है, रीबैलेंसिंग कैसे की जाती है, तो आप खुद से कीजिए ओके, डायरेक्ट। पर अगर आपको नहीं समझता ये, तो प्लीज एडवाइस लीजिए, क्योंकि जो आप वो 20, 30, 40 पैसा बचाने की कोशिश करते हो डायरेक्ट में जाकर रेगुलर से, उसमें आप 22% का लॉस कर सकते हो, राइट राइट कि आपको उनकी स्कीम सिलेक्शन नहीं पता। आई होप दैट राइट सर। आंसर। नहीं नहीं सर, आपने बिल्कुल सही समझाया सर, और यही मैं चाहता था कि आप हर किसी को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। और सर मैं बहुत कहूं तो आज आपके साथ सेशन करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया, मतलब इवन टेक्निकल चीजें भी आपने इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाई, तो बहुत अच्छा लगा। आज का सेशन आपने मेरे साथ एक्सेप्ट किया, और मैं चाहूंगा कि इन फ्यूचर भी आपको इस सेशन मेरे साथ और भी जरूर करना। और सर एक रिक्वेस्ट है, जो आपने एक प्लान बताया था 30 30 एंड 10, आई थिंक यही प्लान आपने बताया था, तो इसके बारे में आप मेरे को और डिटेल्स देना, जिससे मैं इससे रिलेटेड एक पोस्ट बनाऊं और मैं उसको अपने इंस्टाग्राम पेज में अपलोड करूं।
पक्का सो मैं ये पक्का प्लान अपलोड करना चाहता हूँ पूरा पोस्ट बना के। पक्का। सो डन सर 100। थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू सो थैंक यू मच सो फॉर मच। इनवाइटिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइस, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बता दो, और कौन से गेस्ट को बुलाना चाहिए नेक्स्ट लाइव सेशन के लिए वो भी कमेंट कर दो। और कोशिश करो कमेंट से अच्छा मेरे को आप डीएम करो कि सेशन कैसा लगा, तो जिससे मैं वो डीएम संभाल के रखूं। तो सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी डीएम कर दो, यहाँ भी कमेंट कर दो। और अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट बेसिक्स जानना चाहते हो, फ्री कोर्स करना चाहते हो, तो डीएम करो मुझे। मैं आपको फ्री कोर्स के लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो फ्री कोर्सेज के लिंक बहुत सारे हैं। थैंक यू सो मच शिवेन जी, थैंक यू सो मच। और सबको बाकी सब भी बताइए, 47% ऑनलाइन है इस टाइम। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके बताइए। सर जी राकेश झुंझुनवाला जी आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। सुनील मिगलानी जी ठीक है। और कैसा लगा आप सबको सेशन, एक बार कमेंट कर दीजिए। और जिनको फ्री कोर्सेज चाहिए जिसमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा वो मेरे को डीएम करें, और अपने कोर्स का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो डीएम करिए जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच रियाज जी। और जिन्होंने सेशन मिस कर दिया कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैं अभी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। जैसे ही ये सेशन एंड होगा मैं रिकॉर्डिंग उसकी अपलोड कर दूंगा। और जिनका क्वेश्चन अगर रह गया है तो वो मेरे को डीएम कर सकता है, मैं उनका क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच जयदीप जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आकाश जी। श्योर शिवेंक जी, मैं ये जो 30-30 वाला जो रूल सर ने बताया इससे रिलेटेड अभी सर से मैं डिस्कस करूंगा, और इससे रिलेटेड पोस्ट जल्द से जल्द मैं बना के अपलोड कर दूंगा। श्योर दिवेश जी, इसके ऊपर भी सेशन जल्द से जल्द करूंगा। अच्छा शुभांकर जी, आप पूछ रहे हो कीर्तन सर कौन थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। सर का पूरा नाम है कीर्तन एस शाह, और सर कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है, और सर साथ में को फाउंडर है फाइनेंशियल प्लानिंग एकेडमी, जहां पर सर ट्रेनिंग भी देते हैं, और सर उसके सीईओ भी हैं, जहां पर वो सीएफए, सीएमटी, सीएफपी इन कोर्सेज की ट्रेनिंग भी देते हैं। और मैं सर को मिला था एक म्यूचुअल फंड की ट्रेनिंग पे, जब मैं म्यूचुअल फंड में मतलब मैंने स्टार्टिंग करी थी तब मैं सर से मिला था। आई थिंक 3 इयर्स हो चुके हैं ये बात को, तो 3 साल पहले मैं सर से मिला था, तो बहुत टाइम से मैं जुड़ा हूँ। और आज मौका मिला तो मैंने सर को इन्वाइट किया, और सर ने इन्वाइट भी एक्सेप्ट किया, तो थैंक यू सो मच सर के लिए भी। और तो वो डेट फंड में उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते, तो मैंने आज डेट फंड का इसीलिए टॉपिक रखा। सो गाइस, आज का सेशन यही एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच आप सबने ज्वाइन किया। और मैं एक और अनाउंसमेंट कर रहा हूं, जैसे कि लास्ट टाइम लाइव सेशन में मैंने अनाउंस किया था कि बहुत जल्द एक लाइव सेशन और आ रहा है, तो वो एक लाइव सेशन तो था सर के साथ जो आज हो गया। और मेरी बात, जो हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन आ रहा है वो भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, अच्छे लेवल के सब्सक्राइबर हैं सर उनके, और मैं अभी नाम नहीं आपको बताऊंगा, बहुत जल्द उनके साथ लाइव सेशन आ रहा है, तो स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्द लाइव सेशन उनके साथ आएगा, बहुत बढ़िया रहेगा वो भी। और साथ में एक और बार मैं अनाउंस कर रहा हूं, जिनको फ्री कोर्सेज चाहिए, यानी वो फ्री कोर्सेज क्यों बेटर है, क्योंकि आपको वो बेसिक नॉलेज देंगे, और बेसिक नॉलेज लेना हर किसी के लिए जरूरी है स्टॉक मार्केट की। तो फ्री कोर्स के लिए मेरे को डीएम करें, और इसी तरह फाइनेंशियल अड्डा को सपोर्ट करें। कोई दिक्कत नहीं भूपेंद्र जी, आप फ्री कोर्सेज करिए, और फ्री कोर्सेज के बाद जो भी क्वेरीज होगी वो मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा। बहुत जल्द आएगा जी, मैं आपको नाम भी बताऊंगा वो कौन से यूट्यूबर हैं, उनके साथ बहुत जल्द लाइव सेशन आने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस। फ्री सेशन के लिए मेरे को डीएम कर सकते हो, और अगर आपकी म्यूचुअल फंड रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कभी भी डीएम कर सकते हो। 24 आवर्स में अवेलेबल हूं, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और मैं आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करता, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, और साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूं। सो थैंक यू सो मच गाइस आज के सेशन के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।